नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट में पूछे गए पर्यावरण के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट एग्ज़ाम और टीचर भर्ती एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अभी जो सी टेट एग्ज़ाम चल रहा है उसमें प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं वो भी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर हेल्प मिलेगी और आपके एग्ज़ाम जो है दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या है? यानी कि जो ईवीएस है आपकी पर्यावरण, उसमें जो मानचित्रण है उसके कौशल का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है आपका रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। दूसरा है आपका स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तीसरा ऑप्शन लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। और चौथा है आपका पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो ईवीएस पर्यावरण में मानचित्र के कौशल के लिए क्या सही विकल्प होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। जो स्थान है उसके रिस्पेक्ट में आपके पोजीशन को विकसित करता है, डेवलप करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5वीं के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? जो कक्षा 5वीं के बच्चे हैं उनको जब गृह कार्य यानी कि होमवर्क दिया जाता है तो वो समय पर नहीं करते हैं। तो इस मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? पहला ऑप्शन है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह देंगे। दूसरा ऑप्शन है आपका उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देंगे। तीसरा ऑप्शन है आपका उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। और चौथा ऑप्शन है आपका किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करने को कहेंगे। तो इनमें से कौन सा जो होगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका उसकी कठिनाई का हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि बच्चे को किस चीज़ में कठिनाई हो रही है जिसके कारण जो है अपना गृह कार्य को नहीं कर पा रहा है। उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करेंगे और उससे बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया गया। यानी कि एक डिबेट चल रहा है किस पर? परिवहन में डीजल का उपयोग जो है नहीं होना चाहिए करके। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है आपका वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। दूसरा ऑप्शन है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और चौथा ऑप्शन है आपका यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने की मदद करेगा। तो इनमें से कौन सा जो होगा सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर क्या है, प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों की संवेदनशीलता बनाना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद, एक आर्टिकल है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? जो कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के बारे में अल बरूनी ने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन किया था। तो इसे कक्षा 5वीं की ईवीएस में देने का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है आपका यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षणार्थियों यानी कि विद्यार्थियों की मदद करता है। दूसरा ऑप्शन यह शिक्षणार्थियों को
उनके होगा दोस्तों, ये है ना, उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है यह शिक्षणार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और चौथा है आपका यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो होगा सही है उसे हमें बताना है। तो कौन कौन सा सही होगा, तो वो हो जाएगा आपका यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में विद्यार्थियों की मदद करता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्या होगा, यह जो है शिक्षणार्थी यानी विद्यार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, क्योंकि हमें 1000 साल पहले भारत के तालाब के बारे में बताया। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और क्या सही होगा, यह शिक्षणार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 1, 3 और 4 यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा। तो जो कि किस में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर दिया गया है। 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। जो ईवीएस है, पर्यावरण की एकीकृत प्रकृति होती है, वो किस चीज में सहायक है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिकाधिक संख्या का परिचय देने में। दूसरा ऑप्शन है यह दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। चौथा ऑप्शन है आपका पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षणार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में मदद करता है। तो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति किस चीज में सहायक करेगी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं का अधिकाधिक संख्या का परिचय देने में। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के आकलन, ये आकलन होगा, आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। जो ईवीएस है पर्यावरण के आकलन का जो है व्यापक संकेतक नहीं है, उसे बताना है। पहला है आपका समानता के प्रति सरोकार, दूसरा ऑप्शन है सहयोग, तीसरा है अवधारणा मानचित्रण और चौथा ऑप्शन है आपका न्याय के प्रति सरोकार। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा दोस्तों ईवीएस के आकलन के लिए एक व्यापक संकेतक नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा अवधारणा मानचित्रण, है ना, अवधारणा मानचित्रण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एवं रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें प्रश्न को करने और रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया है आपका नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अनुशासन को बनाए रखने के लिए और चौथा है आपका ध्यान खींचने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। पहला ऑप्शन है नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, यानी कि कोई पास वाले क्षेत्र में उन्हें घुमाने के लिए ले जाना। दूसरा ऑप्शन है उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। तीसरा ऑप्शन है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्ति को आमंत्रित करना और चौथा है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका
नजदीक के किसी स्थान के लिए बच्चों को भ्रमण करने के लिए ले जाना, जिससे बच्चे जो है अपने आसपास के क्षेत्रों को क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इकरा इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। इकरा कोई टीचर है जो कि अपने विद्यार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। पहला ऑप्शन है ये शिक्षणार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तीसरा है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। चौथा कहता है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका ये शिक्षणार्थी यानी कि विद्यार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोराग का अर्थ जंगल होता है। कई बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी है, आप इसको याद रखिएगा। इससे कई बार जो है सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो तोरक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तोरक जो है, तोरक का अर्थ जो होता है जंगल होता है। इसको भी आप याद रखिएगा, तोरक का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है। और किस राज्य में होता है दोस्तों, किस राज्य में कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका झारखंड, है ना। झारखंड में तोराक का अर्थ होता है जंगल, आप इसको याद रखिएगा। और झारखंड की राजधानी क्या होता है, तो झारखंड की राजधानी होता है आपका रांची। क्या होता है, रांची। आप इसको भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में राज्य और राजधानी भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन जो होता है जलीय विविधता को प्रभावित करती है, प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होता है। जो अम्ल वर्षा है वो कौन कौन से जो है केमिकल्स के कारण होता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन है आपका नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा है एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल। चौथा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, इसने आपने साइंस में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। अम्ल वर्षा के बारे में तो कौन कौन से केमिकल होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। जो मिर्ची है दोस्तों उसको व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे। पहला ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है आपका दक्षिणी अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान और चौथा है इंग्लैंड। तो मिर्ची जो है कहाँ से लाया गया है हमारे देश में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, है ना। दक्षिणी अमेरिका जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धरती पर अलवण जल की उपलब्धता यानी कि जो नमक है वो की उपलब्धता बहुत कम है। ऐसे जल जिनमें नमक की मात्रा बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण की मात्रा है। पहला ऑप्शन है आपका नदियाँ, दूसरा है झरने, तीसरा ऑप्शन है ग्लेशियर या फिर हिमनद और चौथा है आपका जलप्रपात। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ग्लेशियर यानी कि हिमनद जो होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। जो मधुमक्खी है उनके बारे में सही नहीं है, उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती है, तो ये तो सही है, होती है। दूसरा ऑप्शन है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है, केवल कुछ नर मक्खियां होती, यही जो होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तीसरे ऑप्शन में कहा गया है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो सही बात है। चौथा है नर मक्खियां
छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, तो ये भी सही है। लेकिन हमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है ना, तो कौन सा सही नहीं होगा, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है, यही जो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया है? जो भारत का संविधान है वो किसके नेतृत्व में बनाया गया है? पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर के नेतृत्व में, दूसरा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी और चौथा है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसके नेतृत्व में दोस्तों हमारे देश का संविधान बनाया गया है? बहुत ही इजी प्रश्न है। आप इसका आंसर जो है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे के बारे में जो कार्य दिए हैं उनके बारे में हमको बताना है। पहला कहता है हुमस प्रदान करना, दूसरा है आपका पौधे को सहारा देना, तीसरा ऑप्शन है आपका भोजन संचित भंडारण करना और चौथा है जल और खनिज को अवशोषण करना। इसमें जड़ों के कार्य है, यानी कि जो जड़ के कार्य है उसके बारे में हमको पूछा गया है कि जड़ क्या क्या काम करते हैं। तो क्या क्या काम करेंगे दोस्तों, इसमें कौन कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो वो होगा पौधे को सहारा देना। जड़ जो होते हैं पौधे को सहारा देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो खड़े रहते हैं। और क्या होगा? भोजन को संचित भंडारण करना, यानी कि भोजन को स्टोर करने का काम करते हैं और सभी भागों तक पहुंचाते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्या होगा? जल और खनिजों को अवशोषित करना। ये सब जो होते हैं जड़ों के काम होते हैं, जल और भोजन को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका 2, 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? यानी कि जो संघ शासित प्रदेश नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है ना। दूसरा है आपका मणिपुर, तीसरा है आपका लद्दाख और चौथा है जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से कौन सा जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? वो हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या होती है? जिसकी राजधानी है इम्फाल। क्या होती है? इम्फाल इसकी राजधानी होती है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? जो कच्चा तेल है पेट्रोलियम का उत्पादक कौन सा है, कौन से राज्य है, उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है गुजरात और तमिलनाडु, दूसरा है बिहार और बॉम्बे हाई होगा दोस्तों, ये बॉम्बे हाई लिखा गया है, ध्यान रखिएगा बॉम्बे हाई है ना। बॉम्बे हाई जो होगा यहाँ पे आपका ये बॉम्बे हाई होगा। और तीसरा है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल और चौथा है आपका असम और उड़ीसा। तो कच्चे तेल पेट्रोलियम का कौन सा जो होगा उत्पादक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात और तमिलनाडु है ना। गुजरात और तमिलनाडु आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिनका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम है। पहला ऑप्शन है कौवा, चील और बुलबुल, दूसरा ऑप्शन है बाज, चील और गिद्ध, तीसरा है फाख्ता, कौवा और मोर और चौथा है आपका बाज, कबूतर और तोता। तो कौन सा ऐसा पक्षी है दोस्तों, कौन से पक्षी का समूह है जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है? तो कौन से पक्षी है आपके? वो होगा आपका बाज, चील और गिद्ध है ना। तो यही जो पक्षी होते हैं वो हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं। तो आप याद रखिएगा बाज, चील और गिद्ध यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की
बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य का भाग है? यानी कि जो पोचमपल्ली है वो किस राज्य का भाग है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका तेलंगाना, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा है आपका केरल। तो पोचमपल्ली कहाँ है दोस्तों, कौन से राज्य में पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका तेलंगाना, है ना। तेलंगाना में आपका पोचमपल्ली पाया जाता है। पोचमपल्ली एक जगह है जहाँ पे क्या होती है, सुंदर चमकदार साड़ियाँ बनाई जाती है जिसे पोचमपल्ली साड़ी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व यानी कि आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आंवला, फिर बंद गोभी, फिर टमाटर। दूसरा ऑप्शन है आपका बंद गोभी, आंवला और पालक। तीसरा ऑप्शन है गुड़, आंवला और टमाटर। और फोर्थ ऑप्शन है आंवला, पालक और गुड़। तो कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है दोस्तों जिसमें लोहा यानी आयरन की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा? तो वो होगा आपका आंवला, पालक और गुड़। ये तीनों में जो है जो आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आंवला, पालक और गुड़ जो होते हैं इसमें आयरन की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि जोड़ियों में पेयर्स में पाए जाते हैं, जैसे कि चिकने, खुरदुरे, लंबे, बौने, पीले या फिर हरे, इस तरह से पाए जाते हैं। तो कौन सा ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने मटर के पौधे के बारे में प्रयोग किया? पहला ऑप्शन है आपका जॉर्ज मेस्ट्रल, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन और चौथा है आपका ग्रेगर मेंडल। तो इनमें से कौन सा जो है दोस्तों सही हो जाएगा मटर के पौधे को प्रयोग को लेकर? तो वो हो जाएगा आपका जॉन ग्रेगर मेंडल, है ना। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे के बारे में बताया कि कौन से पौधे जो होंगे बौने होंगे, नाटे होंगे के बारे में बताया। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने बालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के स्थान पर धरती से 9 से 3.5 यानी कि 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? ऐसे कौन से राज्य है दोस्तों जहां पे ग्रामीण लोग जो है अपने बालू वाले छत पर लकड़ी का मजबूत बांस के स्थान पर जो है धरती से 9 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर घर जो है बनाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका असम, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है आपका लद्दाख और चौथा है आपका उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा दोस्तों आपका असम। असम के लोग जो होते हैं बांस के घर को बनाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा क्या आते हैं, बारिश होती है, इसलिए अपने घर को बचाने के लिए असम के लोग बांस के घर बनाते हैं जो कि जमीन से 3 से 3.5 मीटर, 9 से क्या है 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 असम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी, है ना। गांधीनगर क्या है, गुजरात की राजधानी, और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः कैसी होगी? हमें दिशा डायरेक्शन बताना है। तो इनमें से कौन सा जो होगा सही होगा? पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, तीसरा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, चौथा है आपका दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो कौन सा होगा इसमें जो सही? तो वो हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे? जो कि दोस्तों आपका पेडागोजी का प्रश्न है कि आप जो है EVS की एकीकृत कक्षा के लिए किस तरह से प्लानिंग करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे,
दूसरा है आपका पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तीसरा ऑप्शन है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे। और चौथा है आपका अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तो इसमें से कौन सा जो होगा ईवीएस की प्लानिंग के लिए सही होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका एक पाठ में 2 या अधिक विषयों को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, मिला देंगे उनके क्षेत्रों को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। यानी कि जो एनसीएफ में 6 विषय बताए गए थे पर्यावरण को लेकर, उनमें से कौन सा जो होगा एक है, उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। दूसरा है चीजें कैसे काम करती है। तीसरा है पदार्थ। चौथा है आपका प्राकृतिक संसाधन। तो कौन से जो 6 विषय है दोस्तों, 6 जो थीम है, उनमें से एक थीम को हमें यहाँ पे दिया गया है, उसे बताना है। तो वो हो जाएगा आपका चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। जो उपाख्यान है उनमें जो है हमें कौन सा चीज को दर्ज नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका मुख्य रूप से समयाग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। दूसरा ऑप्शन है आपका मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। तीसरा है निर्णय वाले कथनों को लिखना। चौथा है आपका बच्चे की रुचियां और संबंध आदि की पहचान करना। तो यहाँ पे कौन कौन सा जो है अभिलेख में दर्ज नहीं करना चाहिए, उसको हमें बताना है। तो कौन कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ये आपका शामिल नहीं करना चाहिए। और क्या हो जाएगा, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्या होगा, बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 1, 2 और 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मिता अपने शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे। दूसरा ऑप्शन है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो कि ऑटो चालक है। तीसरा ऑप्शन रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे। चौथा है आपका विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए। तो स्मिता को दोस्तों अगर विद्यार्थियों को रूढ़िवादिता और लैंगिक विषमता को प्रति जो है उनको क्या करना है, जागरूक करना है, तो कौन सा विचार इनमें सही होगा, तो वो हो जाएगा एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करना चाहिए जो कि एक ऑटो चलाती है। तो ये आपका जो होगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनीत ने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, पहला ऑप्शन है अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। दूसरा है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तीसरा है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सके। और चौथा है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा दोस्तों पाचन से संबंधित जो विद्यार्थी के विचार को प्राप्त करने के लिए टीचर ने इस तरह से क्या किया, इस तरीका से योजना बनाया। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। जो रचनात्मक आकलन है उसके बारे में जो सही नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है इसको छात्रों के प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है
बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। और चौथा है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। और फोर्थ है आपका, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। तो कौन सा जो होगा दोस्तों इसमें रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। यही जो होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप जो है दोस्तों इस प्रश्न को जरूर देखिएगा, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।